नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डार्क हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो यह कहानी आपको डरावनी लगेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। यह कहानी एक 12 साल की लड़की की है। उसका नाम जानवी था। वह बहुत ही जिज्ञासु और उत्सुक लड़की थी। वह किसी भी बात या किसी भी विषय को जानने की प्रबल इच्छा रखती थी। तो मैं आपको यह कहानी उस परिवार के नज़रिए से आपको बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि है। तो मैं आपको अपनी ये कहानी बताने जा रहा हूँ। यह बात उस समय की है जब कुछ 5 साल पहले उदयपुर में एक सरकारी अस्पताल में मेरा तबादला हुआ। मैं, मेरी पत्नी विनीता और मेरी बेटी जानवी, जिसकी उम्र 12 साल की थी, उदयपुर में 1 महीने से एक किराए के मकान में ही रह रहे थे। हमें एक घर की ज़रूरत थी, तो मैं उदयपुर में ही रहने के लिए एक बड़े से घर की तलाश कर रहा था। एक दिन मैं और विनीता दोनों उदयपुर में ही उस हॉस्पिटल जहाँ पर मैं ड्यूटी किया करता था, हम लोग घूमने जा रहे थे कि तभी मेरी नज़र हॉस्पिटल के पास वाले एक घर पर पड़ती है। मैंने देखा उस मकान के ऊपर उसे बेचने का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं और विनीता उस घर को देखने गए तो विनीता को वह घर बहुत पसंद आया। विनीता उस घर को देखकर बहुत खुश हो गई थी। विनीता कहती है, रवि, यह घर काफ़ी बड़ा है, यहाँ काफ़ी जगह भी है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। तब मैंने विनीता से कहा, हम पहले इस घर के मालिक से बात कर लेते हैं। मकान मालिक उस अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर रहता था। उस मकान मालिक के घर जाते हैं। उस मकान मालिक के घर पहुंचकर मैंने आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाते हुए दरवाजे को खटखटाने लगा, घर पर कोई है? तभी कुछ थोड़ी देर बाद मैं दरवाज़ा खोला और उसमें से महेंद्र जी, जो कि उस घर के मालिक थे, उन्होंने पूछा, कौन है आप लोग और आप किससे मिलना चाहते हैं? महेंद्र जी थोड़ा गौर से देखने लगे। तभी मैंने महेंद्र जी से कहा, मैं डॉक्टर रवि, मैंने आपसे 1 हफ्ते पहले आपके हॉस्पिटल के पास वाले घर के बारे में बात की थी। मकान मालिक याद करते हुए कहता है, हाँ जी, मुझे याद है। मैंने उस मकान को बेचने के लिए कहा था। अंदर आइए, अंदर आकर बैठकर बात करते हैं। मैं, विनीता, हम दोनों मकान मालिक के साथ अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं कि तभी मकान मालिक अपने नौकर को आवाज़ लगाते हुए कहता है, महेश, चाय नाश्ता ले आओ, हमारे घर मेहमान आए हैं। मकान मालिक से मेरी मुलाकात बाजार में 1 हफ्ते पहले ही हुई थी, लेकिन वे बहुत ही साधारण रहन सहन वाले व्यक्ति थे। मैंने मकान मालिक और उनके घर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी अमीर हैं। उनका घर काफ़ी बड़ा लग रहा था। अब हम महेंद्र जी से बात करने लगे। महेंद्र जी कहते हैं, डॉक्टर साहब, वैसे तो काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, और अब उम्र के इस पड़ाव की वजह से मुझे घर का रख रखाव और देखभाल कर पाने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं उस घर को बेच देता हूँ। डॉक्टर साहब, वो घर काफ़ी बड़ा है और आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में
5 कमरे, 3 हॉल और किचन, और घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा है। वह घर काफ़ी पुराना हो गया है, तो थोड़ी साफ सफाई करवाना होगा। उसके बाद ही मैं उस मकान की चाबी आपको दे देता हूँ। मेरी और महेंद्र जी की बात हो गई थी, तो उन्होंने 2 दिन बाद उस मकान की चाबी देने के लिए कहा था। तब तक उदयपुर के पास के उस पुराने किराए के मकान में ही जहां हम रह रहे थे, हम सामान की पैकिंग करवाने लगे। 2 दिन बाद ठीक महेंद्र जी का कॉल आया। उस समय मैं घर में बैठकर चाय पी रहा था, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब जी, मैंने आपके घर को तैयार कर दिया है, अब आप अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉल कट जाती है। तब मैंने विनीता से कहा, मकान मालिक महेंद्र जी का फ़ोन आया था। वे कह रहे थे कि आपके मकान की साफ सफाई और पेंटिंग का कार्य हो गया है, आप अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। विनीता कहती है, चलो अच्छा हुआ। वैसे भी हमें किराए के इस मकान में बहुत परेशानी हो रही थी। अब हमें कम से कम रहने के लिए अच्छी जगह तो मिली। रवि, गृह प्रवेश से पहले हमें पूजा रखनी होगी, उसके बाद ही हम अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, हम पूजा करवा लेते हैं। उसके बाद मैंने महेंद्र जी को कॉल लगाकर उस घर में पूजा रखने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं गृह प्रवेश की पूजा की सारी तैयारी करवा दूंगा, आप अपना सामान भी ले आइएगा। दूसरे दिन मैं और विनीता और मेरी बेटी जानवी, जैसे ही हम लोग उस घर में पहुंचे तो मकान मालिक ने सारी तैयारी कर रखी थी। पूरे घर की सजावट और पूजा पाठ की तैयारी भी हो चुकी थी। मैं, विनीता और जानवी नए घर में आकर बहुत खुश थे। हम सभी लोग पूजा में बैठते हैं। उसके बाद पंडित जी ने भी पूजा शुरू की और मंत्रों को जाप करते हुए हवन करते हैं। पूजा पाठ करते हुए पंडित जी को जल के लोटे की आवश्यकता थी, जो उस समय वहाँ पर जल का लोटा नहीं था। तो तभी महेंद्र जी ने अपने नौकर से कहकर 1 लोटा जल बुलवाया। उसके बाद उस नौकर ने पंडित जी को जैसे ही वह जल का लोटा दिया, तो वह जल का लोटा पंडित जी के हाथों से छूटकर उस हवन में गिर जाता है, जिससे उस हवन की अग्नि बुझ जाती है। यह देख पंडित जी और विनीता डर जाते हैं और विनीता मुझसे कहती है, रवि, ये तो अपशगुन है। हवन की जलती हुई अग्नि बुझ गई है, जो एक बहुत बड़े अपशगुन का संकेत है। तभी मैंने विनीता को समझाते हुए कहा, विनीता, ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक हादसा है। पंडित जी के हाथ में तेल लगा होगा, जिसकी वजह से वह लोटा पंडित जी के हाथ से छूट गया होगा। मैंने किसी तरह से विनीता को समझा तो दिया, लेकिन विनीता के चेहरे पर चिंता के भाव से मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि वह इस घटना से परेशान है। पंडित जी दोबारा हवन में अग्नि को प्रज्वलित करके पूजा आरंभ करते हैं। अब पंडित जी पूजा करते हुए हवन में आहुतियों को चढ़ाते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा कर रहे थे। उसके कुछ समय बाद पंडित जी की पूजा संपन्न होती है। अब सभी लोग प्रसाद लेकर चले जाते हैं। उसके बाद मैंने सामान शिफ्ट करने के लिए कुछ मज़दूरों को लेकर आया था, तो उन सभी मज़दूरों को ट्रक से सभी सामानों को निकालने के लिए कहा और उसे घर में व्यवस्थित जगह पर रखने के लिए कहा। वे सभी मज़दूर सभी सामानों को व्यवस्थित जगह पर जमाते हुए रखने लगे कि तभी एक मज़दूर ड्रेसिंग, जिसमें एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था, वह उसे बेडरूम में लगा रहा था कि तभी उस मज़दूर को
आईने में एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है और जैसे ही वह दोबारा उस आईने में देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वह मजदूर उस बात का जिक्र अपने साथी से करता है और कहता है, सुनो भाई, मुझे अभी ऐसा लगा कि हमारे आसपास कोई है जो हमें देख रहा है। मुझे अभी आईने में एक डरावनी सी परछाई दिखाई दी है। तभी वह मजदूर अपने साथी मजदूर से कहता है, नहीं यार, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। चलो छोड़ो, हम पहले अपना काम खत्म कर ले, उसके बाद फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तभी वे सभी मजदूर सभी सामानों को अपनी अपनी जगह पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। मेरे और विनीता के लिए ये दिन थका देने वाला था, तो हमने आज बाहर जाके खाना खाने का मन बनाया। हम तीनों घर से बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। हम बाहर रेस्टोरेंट में पहुंचकर खाना खाते हुए अपने नए घर के बारे में बात करने लगे कि तभी विनीता कहती है, हमारा सामान तो काफ़ी जम गया है, लेकिन अभी भी सामान को पूरी तरह से जमाने में काफ़ी समय लग जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को तुम्हारी मदद के लिए घर भिजवा दूंगा, तो तुम उनसे बाकी का काम करवा लेना। और हम तीनों अपना खाना खत्म करके वापस घर आ जाते हैं और हम घर आकर उस दिन सो जाते हैं कि तभी रात के 2 बजे हमारे बेडरूम की छत पर किसी के चलने की आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती है। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारी छत पर चल रहा हो। तभी विनीता भी जाग जाती है और विनीता मुझसे कहती है, यह अजीब सी आवाज़ कैसी है? तभी मैंने विनीता से कहा, यह घर काफ़ी पुराना है और पुराना होने की वजह से ऐसी आवाज़ आना आम बात है। चलो अब सो जाओ, कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तुम्हें भी तो घर का इतना सारा काम करना है। अब हम दोनों सो जाते हैं। विनीता और मैं उठकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मुझे हॉस्पिटल जल्दी ही आना था, तो मैं 8 बजे तक तैयार हो गया था। मैं नाश्ता करके हॉस्पिटल चला गया था और मेरी बेटी जानवी और विनीता दोनों घर पर ही थे। जानवी उस नए घर को देख रही थी, उस घर में सभी कमरों में घूम रही थी। विनीता घर के कामों में लगी हुई थी और वे घर के सभी सामान को व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। तभी विनीता किचन में काम कर रही थी कि अचानक किचन में किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। विनीता को लगा कि यह जानवी होगी, तो विनीता ने जानवी को आवाज़ लगाई, लेकिन जानवी घर के पीछे वाले गार्डन में खेल रही थी। विनीता आसपास देखती है तो उसे जानवी कहीं भी दिखाई नहीं देती। जब विनीता को जानवी घर में कहीं भी दिखाई नहीं देती, जानवी उसे गार्डन में मिलती है। विनीता कहती है, बेटा जानवी, तुम अभी किचन में आए थे क्या? तभी जानवी कहती है, नहीं मामा, मैं तो कब से यहीं खेल रही हूँ। विनीता सोचती है, हो सकता है कि यह मेरा वहम हो, इसलिए विनीता ने उस बात को नज़रअंदाज करके वापस अपने काम में लग जाती है। जानवी खेलते हुए बेडरूम में आती है। तभी जानवी बेडरूम में रखे उस ड्रेसिंग टेबल के पास आती है और जैसे ही वह ड्रेसिंग टेबल के पास उस आईने को देखती है तो जानवी उसे देखते ही रह जाती है। उसके बाद तभी विनीता जानवी को आवाज़ लगाती है, बेटा खाना खा लो। तभी जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी की वह परछाई उस आईने में ही खड़ी रहती है। तभी जानवी वापस आकर आईने में देखती है तो वह अपने प्रतिबिंब को देखकर डर जाती है और फिर विनीता से आकर कहती है, मम्मा, मैं जैसे ही बेडरूम में आई और मैं मिरर में देख रही थी तो मुझे मिरर में मेरी परछाई मुझसे कुछ कह रही थी और
मैं अपने हाथों को जैसे ही मिरर में देखकर हिला रही थी तो वह परछाई सीधी ही खड़ी थी। तब विनीता को लगा कि शायद जानवी ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बनाकर कह रही है, लेकिन विनीता जानती थी कि जानवी कभी झूठ नहीं बोलती। उसने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और फिर जानवी को खाना खिलाकर और वह अपने काम में लग जाती है। उस पूरे दिन जानवी उस घर में काम करके काफ़ी थक गई थी। शाम के 6 भी बज गए थे। तब तक मैं हॉस्पिटल से घर आ गया था और मैंने जानवी को आवाज़ लगाई, बेटा जानवी, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। तभी जानवी दौड़ते हुए मेरे पास आती है और वह मुझसे कहती है, पापा, मुझे यह घर पसंद नहीं है, मुझे वापस हमारे पुराने घर में जाना है। तभी मैंने जानवी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको यह घर पसंद क्यों नहीं आया? देखो कितना बड़ा घर है और आपके खेलने के लिए यहाँ काफ़ी जगह भी है, तो तुम यहाँ आराम से खेल पाओगी। बातों बातों में जानवी ने मुझसे अपने मन की बात कही थी, लेकिन मैंने उसे समझाते हुए सोचा कि शायद जानवी यहाँ रहने के लिए अपने मन को तैयार कर लेगी। तभी मुझे चाय दी। अब हम तीनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। हम तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तभी मैंने विनीता से कहा, विनीता, यह आवाज़ कैसी है? तो वह विनीता उस आवाज़ को सुनकर कहती है, शायद यह शैम्पू की बोतल की आवाज़ है, लेकिन मैंने तो वहाँ बोतल अच्छे से जमाई हुई थी, फिर वह गिर कैसे सकती है? तभी जैसे ही विनीता बाथरूम में जाती है तो एक तेज चीख के साथ विनीता की आवाज़ आती है। तो वह देखने के लिए मैं भी विनीता के पास गया तो बाथरूम में शैम्पू की बोतल गिरी हुई, नीचे शैम्पू गिरा हुआ था। उस शैम्पू में पैरों के निशान बने हुए थे जो दीवारों पर चलते हुए छत की ओर जा रहे थे। वह देखकर विनीता और मैं डर जाते हैं कि यह क्या है। मैंने विनीता को किसी तरह से समझा बुझाकर उसे शांत किया और दोबारा उसे बैठाया। हम दोनों वापस रूम में जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। उस दिन विनीता काम करके बहुत थक गई थी, तो मैंने विनीता से कहा, चलो आज हम घर पर ही कुछ खाना बुलवा लेते हैं। हमने घर पर खाना बुलवाया और सभी लोग खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। मैं, मेरी बेटी जानवी और विनीता तीनों सो रहे थे कि तभी जानवी को प्यास लगती है, तो जानवी उठकर किचन में पानी पीने के लिए चली जाती है। और जानवी जैसे ही किचन में जाकर लाइट्स को ऑन करती है तो वह देखती है एक डरावनी सी परछाई किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है, जानवी को देख रही है। जानवी उसे देखकर चीख पड़ती है। जानवी की चीख की आवाज़ सुनकर हम दोनों वहाँ से भागते हुए किचन में आते हैं और जल्दी से जैसे ही जानवी के पास आते हैं तो जानवी रोते हुए अपनी उंगलियों से प्लेटफॉर्म की ओर इशारे करते हुए कुछ दिखाने की कोशिश करती है। जैसे ही प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगा तो मुझे वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी जानवी कहती है, पापा, वहाँ देखो, वहाँ पर कोई बैठा हुआ है जो मुझे देखकर हंस रहा था और मुझे अपने पास बुला रहा है। वह देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था, उसकी लाल आंखें। तभी जानवी से कहा, बेटा देखो, यहाँ कुछ नहीं है। तुम नींद में थी ना बेटा, इसलिए तुम्हें अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। जानवी को प्यार से चुप कराते हुए वापस उसे सुलाने के लिए अपने बेडरूम में ले गया। जब तीनों सो गए थे कि तभी अचानक रात में मेरी नींद खुली और
अब हम तीनों सो गए थे। तभी अचानक रात में मेरी नींद खुली। उस समय करीब 3 बज रहे थे। उस समय मेरी जैसे ही आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के ठीक सामने एक डरावनी सी औरत खड़ी हुई थी, जो एक डरावनी मुस्कान के साथ वह मुझे घूरते हुए देख रही थी। तो मैंने जैसे ही अपनी आंखों को मसलते हुए लाइट को चालू किया तो वह औरत मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम होगा, दिन भर काम की थकान की वजह से ऐसा हो सकता है। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। और अगले दिन उठकर मैं वापस हॉस्पिटल के लिए तैयार हो गया और मैं हॉस्पिटल चला गया। विनीता भी जानवी को खाना खिलाकर अपने काम में व्यस्त हो गई थी। अब शाम के 6 बज गए थे। मैं भी हॉस्पिटल से घर आ गया था। विनीता शाम का खाना बनाकर तैयार करती है। तब तक मैं भी पहुंच गया था। विनीता आवाज़ देते हुए कहती है, चलिए खाना बन गया है, हम सभी लोग खाना खा लेते हैं। विनीता खाना लगाती है और हम सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। जब हम सो रहे थे कि तभी रात के 1 बजे बेचैनी और एक वजन सा महसूस हुआ, मानो जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ हो। और जैसे ही मैंने देखा तो मेरी बेटी जानवी मेरे सीने पर बैठी हुई थी। उसे देखकर बहुत ही डरावना सा एहसास हो रहा था। उसके खुले हुए बाल और सफ़ेद आंखें। वह मुझसे कहती है, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। यह देखकर मैं डर से सहर गया था। मैंने तुरंत ही लाइट को चालू किया और अपनी बेटी को आवाज़ देकर उसे पुकारने लगा। और जैसे ही मैंने जानवी को पुकारते हुए उसे हिलाया तो वह दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। तब तक विनीता भी जाग गई थी। वह कहती है, क्या हुआ जी? सुबह मैंने विनीता को इस बात के बारे में बताया तो वह बहुत घबरा गई। वह कहती है, ज़रूर हमारी बेटी पर किसी आत्मा का साया है। हमें अपनी बेटी को किसी तांत्रिक को दिखाना होगा। उसके बाद हम दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने हमें बताया कि जिस घर में आए हैं उस घर में काफ़ी समय पहले एक परिवार रहा करता था। जानवी वह परिवार की एक आत्मा की चपेट में आ गई है, जानवी के शरीर में आ गई है। यह उस परिवार की ही आत्मा है जो एक दिन अचानक अकाल मृत्यु से मारे जाते हैं, जिसने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वह तांत्रिक कहता है, पहले मुझे इस परिवार के बारे में बताओ, उसके बाद में ही मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद विनीता और मेरी बेटी जानवी सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद जानवी को घर पर छोड़कर हम उस मकान मालिक से मिलने के लिए उसके घर गए। उसके बाद हमने उनसे पूछा, आज से 10 साल पहले यहाँ इसी घर में एक परिवार रहा करता था कि न जाने अचानक उस परिवार के सभी लोग अचानक ही मारे जाते हैं। उस परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक बेटी रहा करती थी। मुझे लगा कि शायद ये एक इत्तेफाक की बात होगी। उसके बाद यहाँ कोई भी घटनाएं नहीं हुई। इतना कहकर मकान मालिक ने हमें बस यही बताया और कहा कि इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। हम दोनों वापस घर आ गए। उस दिन हम तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन दोबारा हम उसी तांत्रिक के पास गए।
और हमने उस तांत्रिक को यह सारी बातें बताई तो वह तांत्रिक कहता है, ठीक है, कल मैं एक पूजा रखूंगा जिसमें तुम्हारी बेटी को शामिल होना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें उस समस्या से छुटकारा दिला सकता हूँ। अब हम तीनों वापस घर आ जाते हैं और उस तांत्रिक के कहे अनुसार हम दूसरे दिन ठीक तांत्रिक के पास जाते हैं। तो तांत्रिक उस दिन एक पूजा रखता है। हम तीनों वहाँ जाकर बैठते हैं और वह तांत्रिक जानवी को अपने पास बैठालता है। उसके चारों तरफ एक घेरा बना देता है। उसके बाद वह तांत्रिक पूजा करने लगता है और हवन में आहुतियों को डालते हुए वह बार बार जानवी से पूछने लगता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? और जैसे ही वह तांत्रिक उस हवन कुंड में आहुति को डालता है तो वैसे ही जानवी झटपटाने लगती है। उसके बाद वह तांत्रिक दोबारा उससे पूछता है, कौन हो तुम और क्यों तुमने इस लड़की के शरीर पर कब्जा किया हुआ है? तो जानवी के शरीर में जो आत्मा थी वह कहती है, यह मेरा घर है। इन लोगों ने यहाँ आकर हमें परेशान किया है। मुझे इस लड़की से लगाव हो गया है। अब इस लड़की को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। वह तांत्रिक कहता है, वह बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम मर चुकी हो और वह जिंदा है। जानवी जिसके शरीर में वह आत्मा थी वह कहती है, अगर ये लोग इस घर से नहीं जाएंगे तो मैं इन सबको मार डालूंगी। सिंदूर लगाकर उस लड़की के गले में एक ताबीज़ बांध देता है जिससे वह आत्मा जानवी के शरीर को छोड़ देती है। तब वह तांत्रिक कहता है, इस आत्मा को तुम्हारी बेटी से लगाव हो गया है। अब वह तुम्हारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जब तक तुम्हारी बेटी के गले में यह ताबीज रहेगा तब तक तो वो तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी बेटी की गले से यह ताबीज ना निकले। अगर यह ताबीज निकल गया इस बच्ची को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा और हो सके तो इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा, वरना तुम्हारी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। तब उसके बाद हम सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। विनीता और मैं दोनों आपस में बात करते हैं। अभी अभी तो हम यहाँ आए हैं और यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमने अपने सारी जमा पूंजी इसे खरीदने में ही लगा दी है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर आऊँ। और उसके बाद जैसे ही हम दोबारा उस तांत्रिक के पास गए तो वह तांत्रिक कहता है, आप लोग को यह घर छोड़ना होगा, वरना आपकी बेटी की जान को खतरा होगा। अब उस तांत्रिक की बात सुनकर हमने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था और हम तीनों उस घर को खाली करके वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद हम हॉस्पिटल के पास ही किराए के मकान में रहने लगते हैं। उसके बाद से उस आत्मा ने कभी भी हमें परेशान नहीं किया।